हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज हम क्लास 11th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपका भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो भोजन से संबंधित है। इसमें आप पढ़ेंगे कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, और एक एज में अगर आप किशोर हैं, अगर आप वृद्ध हैं या फिर आप प्रौढ़ावस्था में हैं, तो आपको कितने पोषक तत्व जो हैं, किन किन पोषक तत्वों की अत्यधिक आवश्यकता है, आपको डेली में कितने पोषक तत्व जो हैं वो लेने चाहिए, आपका हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपकी फिटनेस कैसी होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज हम फूड और फूड से मिलने वाला जो भी आपको पोषण होता है, आपकी हेल्थ होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैंने आपके लिए छोटा किया है। मैंने वही टॉपिक यहाँ पे मैं आज समझाऊंगी आपको जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके और आप लोग इस वीडियो को देख के आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो चैप्टर नेम है भोजन, हम पहले उसको समझ लेते हैं। तो भोजन का मतलब होता है, जैसे हम आप सभी जानते हैं कि मनुष्य डेली भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन तो वो ग्रहण करता है, वो तो एक टर्म हो गई है, लेकिन ग्रहण करने के बाद हमारी जो पाचन क्रिया है उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर अवशोषित करने के बाद जो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अपने विभिन्न कार्य करते हैं, उसे भोजन कहते हैं। अब एक बार हम परिभाषा पे नज़र मार डालते हैं कि वे सभी पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाने के पश्चात, मतलब हम बहुत सारे भोज्य पदार्थ ग्रहण तो करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात अपनी पाचन क्रिया के द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, उसे भोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम जो भोजन खाते हैं या फिर हम जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो खाने के पश्चात हमारे शरीर द्वारा, हमारी पाचन की क्रिया द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और जब वो अवशोषित हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जो शारीरिक कार्य हैं, जो दैनिक कार्य हैं, उनको करते हैं। ठीक है, जो पौष्टिक भोजन होता है वो मनुष्य का उत्तम स्वास्थ्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं जितना अच्छा आपका भोजन होगा, ठीक है, उतना ही उत्तम आपका स्वास्थ्य होगा। मनुष्य को जीवित रखने और कार्य करते रहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे केवल पौष्टिक भोजन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं भोजन के द्वारा आप उस जो भी भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं उससे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से आप अपने डेली के जो काम हैं उनको करने में सहायक होते हैं। और आप सभी जानते हैं भोजन मनुष्य को बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्तम स्वास्थ्य हो, चाहे वो दीर्घायु हो, या फिर जीवित रहने या कार्य करते रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो आप सभी जानते हैं कि जो भोजन होता है, मतलब आप डेली वे में जो भी आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने अगर कुछ ऑयली लिया तो उससे आपको वसा की प्राप्ति हो गई है, अगर आपने कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लिए तो आपको वहाँ से विटामिन्स मिल गए हैं। तो इस प्रकार से क्या है ना कि भोजन का ना वर्गीकरण किया गया है 4 पार्ट में। तो सबसे पहला है ऊर्जा उत्पादक, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनसे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आप सभी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वसा और जो प्रोटीन होते हैं, वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जब वो ऊर्जा देते हैं तो उससे हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से करते हैं। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है जो तत्व है वो है ऊर्जा उत्पादक। ठीक है, सेकंड है शरीर निर्माण पोषक तत्व, यानी कि जो शरीर के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं जो प्रोटीन होता है
और जो कुछ खनिज लवण ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, अगर वो इंटरनली डैमेज हो जाती है तो वो उनको रिपेयर करते हैं इससे। और अगर आपने देखा हो कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो उसमें वो सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि जो शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे पोषक तत्वों को हम शरीर निर्माणक पोषक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत आप जानते हैं प्रोटीन, खनिज और लवण और जल शामिल हैं। फिर आता है आपका 7वां पोषक तत्व, जिसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं जो जितने भी आप विटामिन होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए ताकि आप लोगों की जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आप बीमारियों से दूर रहें, ठीक है, आपकी जो बॉडी है। तो ऐसे पोषक तत्व जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ऐसे पोषक तत्वों को हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। और ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं जिसमें विटामिन, खनिज और लवण शामिल हैं। फिर आता है हमारा नियमात्मक पोषक तत्व। नियमात्मक पोषक तत्व मतलब जो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं उनको नियमात्मक पोषक तत्व कहते हैं, जिसमें जल और फोक शामिल है। तो भोजन का जो डिवीज़न है वो 4 प्रकार से किया गया है और आप सभी जानते हैं तत्वों के कार्य के अकॉर्डिंग उनका डिवीज़न किया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। फिर आता है आपका भोजन के कार्य। सबसे पहला भोजन के, आप सभी जानते हैं भोजन का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक मनुष्य की लाइफ में, क्योंकि हम भोजन पर ही निर्भर होते हैं। मनुष्य भोजन अगर हम कुछ भी खाते हैं तभी आपने देखा होगा ना, हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी से हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। अगर हम भोजन ही नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है शारीरिक कार्य, यानी कि जो भोजन होता है वो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मनुष्य जो है वो शारीरिक कार्यों को करने में समर्थ होता है। भोजन के शारीरिक कार्यों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, तंतु का निर्माण करना, रोगों से बचाना, शरीर या शारीरिक कार्यों का संचालन करना। तो आप सभी जानते हैं कि शारीरिक कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ऊर्जा वो प्राप्त होती है। फिर हमारे जो तंतु हैं यानी कि जो हमारे सेल्स हैं उनका निर्माण होता है, और जो भोजन है वो हमें रोगों से बचाने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि आपका जितना अच्छा भोजन होगा आपकी जो हेल्थ है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। फिर जो शारीरिक कार्य होते हैं उनका संचालन करता है। और आप सभी जानते हैं भोजन में उपस्थित जो 6 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इन कार्यों को संपन्न करते हैं। मतलब प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन जो होते हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, फिर तंतु का निर्माण करते हैं, फिर हमें जो विटामिन होते हैं वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोगों से बचाते हैं, एंड जो शारीरिक कार्य होते हैं वसा वगैरह से प्राप्त ऊर्जा जो उसके माध्यम से हम करते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं, 6 मुख्य पोषक तत्व, इनके माध्यम से ही सभी कार्य जो हैं वो संपन्न होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भोजन का जो डेफिनेशन है उसका जो कार्य है वो समझ में आ गया हो। अब हम अपने नेक्स्ट कार्य की ओर चलते हैं। अगला कार्य है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है। तो जो सेकंड है वो है साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो आप सभी जानते हैं, देखिए आप जितना अच्छा भोजन लेते हैं आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होता है, उत्तम स्वास्थ्य तो आप प्राप्त करते हैं। अब एक बात आप समझिए, जब आपका स्वास्थ्य उत्तम तो तब रहेगा ना जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, और जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप उत्तम भोजन या फिर अच्छा भोजन ले पाएंगे, अन्यथा तो आप कुछ भी ग्रहण करेंगे। तो भोजन जो होता है वो मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करता है। आप सभी जानते हैं कई बार क्या होता है, हम ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं जो बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, ठीक है, जो हमें मानसिक संतुष्टि नहीं देता। हमें लगता है कि हमें ये लेना चाहिए था लेकिन हमने ये नहीं लिया, उसकी जगह हमने कुछ और ले लिया। तो इससे क्या होता है, आपका जो मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो भूख होता है, भूख की संतुष्टि करके जो भोजन होता है वो मनुष्य को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी, आपने देखा होगा कभी कभार हमसे काम नहीं होता, हमारा माइंड काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमें उस समय कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भूख की संतुष्टि करके
जो भोजन होता है वो मनुष्य को मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है। आप जितना अच्छा भोजन लेंगे आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा, आप उतने अच्छे से काम कर पाएंगे एंड आप उतना ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा देन तभी आप फिजिकल वर्क अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। फिर शारीरिक कार्य को पूर्ण करने के साथ साथ जो भोजन होता है वो हमें मानसिक संतोष और सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, भोजन की संतुष्टि जो होती है, मतलब भूख की संतुष्टि करके ही जो भोजन होता है वो मनुष्य को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। और जो पौष्टिक तत्वों की जो गोलियां हम लेते हैं, आजकल देखा होगा ना, आज के समय में हम पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के टैबलेट्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो अगर हम मानसिक रूप से सही रहेंगे, हम अपना भोजन सही तरीके से लेंगे तो हमें किसी प्रकार के कोई टैबलेट, कोई गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनुष्य का जो खान पान है, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज और जो भोजन संबंधी जो आदतें हैं वो उस पर निर्भर करती है। मतलब आप जो भी, आपकी जो संस्कृति है, जो भी आपके रीति रिवाज है, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, वे सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी भोजन संबंधी आदतों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक का आपको याद रखना है कि मनुष्य जितना अच्छा भोजन लेगा उसकी जो मानसिक, जो साइकोलॉजिकल जो फंक्शंस है वो उतने अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ना, हम कुछ अटपटा सा खा लेते हैं, उसका प्रॉब्लम हमें बाद में देखने को मिलता है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से भी थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। आप सभी जानते हैं आज के समय में अगर देखा जाए तो हम अपने घरों में अपने चाहे नेबर्स हो गए हों, चाहे कोई इंपॉर्टेंट कलीग्स हो गए हों, फ्रेंड्स हो गए हों, या फिर किसी भी, जब हम उनको इनवाइट करते हैं खाने पर, तो आपने देखा होगा ना, भोजन का एक कार्य यहाँ से भी निकल कर आता है कि जो भोजन जो है वो मानसिक और शारीरिक कार्य तो करता ही है, साथ में वो सामाजिक और सांस्कृतिक का भी कार्य करता है। तो किस प्रकार से कि जो भोजन होता है वो व्यक्तियों में आपसी संबंध बढ़ाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, आप बहुत अच्छे किसी के साथ रिलेशन होंगे, आपका कोई बहुत अच्छे से जानकार होगा, तो आप उसको डिनर पे इनवाइट करते हैं ताकि आपके साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो सके। ठीक है, तो आपसी संबंध को बढ़ाने में और उनकी मैत्री जो है वो सुदृढ़ करने में जो भोजन होता है वो सहायक होता है। और प्राचीन युग की अगर हम बात करें तो जो खाना होता है वो बांट कर खाया जाता था, जिससे मित्रता की जो भावना है वो विकसित होती थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी चला आ रहा है। आपने देखा होगा ना, दिवाली, होली, रक्षाबंधन आदि पर जो मिठाइयाँ होती हैं वो आदान प्रदान की जाती हैं, और ये आदान प्रदान जो है वो मैत्री का सूचक माना गया है। और सामाजिक उत्सवों के लिए जो भी सामाजिक उत्सव होते हैं उनके लिए जो भोजन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई बार ये जो ऐसे जो डिनर वगैरह या डाइनिंग होते हैं वो आपसी संबंधों को बढ़ाते हैं, मतलब समाज में जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनको बहुत बेटर करते हैं। और इसीलिए आप सब देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भोजन है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने में भी सहायक है। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं कि भोजन के 3 कार्य हैं: शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य एंड सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य। देन अब हम बात करते हैं पोषण। पोषण का मतलब, तो पोषण आप सभी जानते हैं कि पोषण जो होता है वो शरीर में, अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपने कुछ खाया, ठीक है, फिर आपकी बॉडी में जो उसके पोषक तत्व आपको जो प्राप्त हो रहे हैं, आपकी बॉडी में जो, अब मैंने आपको बताया था कि हम जो भी ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से हम अपने कार्य करते हैं। अब ऊर्जा तो हमें प्राप्त हो रही है, एक तो ये तत्व हो गया, लेकिन उसके अतिरिक्त हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली स्ट्रांग हो रही है, तो उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण का मतलब होता है, अगर हम सामान्य तौर पे बोले तो शरीर में कार्य करता हुआ, मतलब आपने कुछ खाया और वो आपके शरीर में कार्य कर रहा है। कार्य मतलब कि आपकी जो बॉडी है इंटरनली स्ट्रांग बना रहा है, आपके जो तत्व, आपके जो कुछ सेल्स हैं वो अगर कुछ उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो उनका निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से वो कार्य करता हुआ जो भोजन होता है वो पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण जो होता है वो उन सभी प्रक्रियाओं का योग है
ठीक है, जिनके द्वारा प्राणी जो है वो जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए वे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जिससे उनकी शारीरिक जो विकास होता है, टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण होता है और शारीरिक कार्य जो होते हैं वो संपन्न करने के लिए उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण भी दो प्रकार का होता है। पहला है सुपोषण। तो सुपोषण से आपको समझ में आ रहा है कि सुपोषण यानी कि जो गुड न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो सुपोषण का मतलब होता है कि आप जो भी तो नहीं, मतलब आप जो एक युवा के लिए या एक प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो एक तालिका बनाई गई कि उसको इतने के अकॉर्डिंग ये सारे तत्व लेने हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भोजन कर रहे हैं जिसमें आपको सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, उसे हम सुपोषण कहते हैं। तो जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में जब मिलते हैं, मतलब जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके जो पोषक तत्व हैं जब वो आपको उचित मात्रा में मिलते हैं, तो इस स्थिति को सुपोषण कहते हैं या फिर उत्तम पोषण। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी को काम करने के लिए, इंटरनली स्ट्रांग होने के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अंदर से ठीक रखने के लिए भोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आपकी जितने भी पोषक तत्व हैं, जो आपकी आवश्यकता के अनुसार जितने भी आपके जो पोषक तत्व हैं, यदि आपको वो उचित मात्रा में मिलेंगे तो आप दीर्घायु होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये क्या है, ये जो स्थिति होती है वो उसे हम सुपोषण या फिर उत्तम पोषण की स्थिति भी कहते हैं। और व्यक्ति जो होता है वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। तो उत्तम पोषण के द्वारा, मतलब यदि आपका भोजन अच्छा है, यदि आप सभी पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार है, तो आप एक उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है इसका ऑपोजिट यानी कि कुपोषण। कुपोषण मतलब मल न्यूट्रिशन। तो मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि व्यवस्थित पोषण तत्व जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलते तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। मतलब जब व्यक्ति को उसके जो आवश्यकता के अनुसार जो उसके पोषक तत्व हैं, यदि वो उसको नहीं प्राप्त होते तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुपोषण से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जो कुपोषण से संबंधित हैं, उससे जन्म लेती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको प्रोटीन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको विटामिन खनिज से प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कमी हो जाती है तो वो उससे संबंधित कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम सभी एक बात करें कुपोषण की, तो भारत में कुपोषण जो है वो अत्यधिक, मतलब क्योंकि गरीबी के कारण कुपोषण जो है वो हमें बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो कुपोषण से ग्रस्त है, क्योंकि उनको उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण वे किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है दैट इज़ घोंघा। और आप सभी जानते हैं घोंघा या घेंगा करके, जिसमें गले में प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो केवल और केवल पोषक तत्वों से संबंधित हैं। इसीलिए आप सब बहुत अच्छे से अपना भोजन, मतलब जो आपको पोषक तत्व चाहिए इस एज में, आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना भोजन लें, ताकि आने वाले समय में किसी को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो। तो इसका आपको बेहद ध्यान रखते हुए अपने भोजन में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संतुलित आहार का मतलब होता है, अगर हम एक सामान्य भाषा में देखें, जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों। अब आजकल क्या हो गया कि हम ना कुछ भी ले लेते हैं। मॉर्निंग में हमने कुछ वसा से संबंधित ले लिया, ठीक है, तो हो सकता है पूरे दिन ही हम कुछ बहुत सारा ऑयली खा रहे हैं, जिसमें केवल आपको क्या मिल रहा है, वसा मिल रहा है और कार्बोज मिल रहा है, सिर्फ आपको 2 पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो ये आपका संतुलित आहार नहीं होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल और फोक हो। जब ये सारे पोषक तत्व एक भोजन में होंगे उसे हम संतुलित आहार की संज्ञा देंगे। ठीक है, तो जितने भी पोषक तत्व हैं सभी, जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों,
ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। और आहार मनुष्य की केवल क्षुधा की संतुष्टि नहीं करता, बल्कि उसको निरोग और पुष्ट और स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो आपको याद रखना है, जब भी संतुलित आएगा, संतुलित का मतलब होता है सभी पोषक तत्वों का हमारे भोजन में उपस्थित होना, या ऐसा जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। और इससे मनुष्य निरोगी, स्वस्थ और पुष्ट रहता है। फिर हम बात करते हैं पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब आप सभी जानते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनकी आपकी जो दैनिक आवश्यकता है क्या क्या, जो भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, आप किशोरावस्था में हैं, आपको बाहर का खाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप जिस एज में, उस एज में क्या होता है कि हमें बाहर का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होता है। हम अपने संतुलित आहार को छोड़कर हम उस चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जिनमें ना ज़्यादा आपको पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही है, ना ही ज़्यादा वो हेल्दी हैं, एंड वो अनहाइजीनिक है। तो ये क्या होता है, ये आपके पोषक तत्वों को प्रभावित कर रहा है ना, आपकी जो आयु है। तो इसी प्रकार से जो आपकी, मतलब आपके पोषक तत्वों को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले आयु, मैंने भी आपको उदाहरण दिया ही कि आप किशोरावस्था में, और इस एज में क्या होता है कि बच्चों को ना बाहर की चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है। जब वो बाहर की चीज़ें लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब वो केवल सुबह से शाम तक वो केवल फ्रेंच फ्राइज ही खा रहा है, बर्गर ही खा रहा है, तो उसको विटामिन थोड़ी ना मिल रहा है, उसमें उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको तो केवल कार्बोज और वसा ही प्राप्त हो रहा है। तो वो तो उसके लिए आवश्यक नहीं है, उसको तो विटामिन भी चाहिए, उसको तो प्रोटीन भी चाहिए, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा है। इसीलिए तो आयु भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सेकंड होता है लिंग। आप सभी जानते हैं लिंग, लिंग मतलब आप देखते हैं ना, कई बार पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा ना सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। मतलब जो पुरुष होते हैं ना, पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो भार और लंबाई में स्त्रियों से अधिक होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पुरुषों की लंबाई होती है, जो भार होता है, वो स्त्रियों से अधिक होता है, इसीलिए उनको पोषक तत्वों की भी आवश्यकता अधिक होती है। और शारीरिक कार्य भी क्या है, पुरुष ज़्यादा करते हैं, अधिक करते हैं। केवल विशेष आवश्यक अवस्था जैसे गर्भावस्था और स्तनपान काल में ही क्या होती है, जो स्त्रियां होती हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा अधिक पोषण जो है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं। फिर आता है आपका शारीरिक आकार। अब आप जानते हैं कि जैसा आपका शारीरिक आकार होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना भोजन लेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि जैसा पोषक तत्व जो होते हैं, मतलब विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है वो शरीर के आकार पर निर्भर करती है। लंबे और भारी जो ढील डौल के जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के शरीर में क्या होता है, मांसपेशियों तथा ऊतक अत्यधिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो पौष्टिक आवश्यकताएं जो हैं वो छोटे और हल्के ढील डौल के मनुष्य से अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा ना कि शारीरिक आकार के कारण क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं। कई बार बहुत से जो मोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। तो शारीरिक आकार जो होता है वो भी हमारे पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। फिर आपका परिश्रम आपने देखा, आप जितना ज़्यादा काम करते हैं, आपने देखा हुआ एक लेबर होता है, एक लेबर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपनी डाइट लेगा। हो सकता है उसमें एक दो तत्व जो हैं, पोषक तत्व की कमी हो जाए, तो कमी तो इसलिए होगी ना कि वो ज़्यादा परिश्रम कर रहा है। उसके बाद जलवायु, विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं वो विशेषकर ऊर्जा की आवश्यकता पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रायः जो गर्म प्रदेश होते हैं उसमें ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो गर्म प्रदेश होते हैं, गर्म प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों की अगर हम बात करें अपेक्षा, तो कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि गर्मियों में हम सर्दियों की अपेक्षा कम खाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब सर्दी आती है तो आपने देखा होगा हमारा डाइट जो है वो हैवी हो जाता है, और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आना शुरू होता है आपकी डाइट जो है वो कम होती जाती है, एंड आप ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें जो हैं वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो जलवायु का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे
खान पान पर, हमारे जो हम खा रहे हैं वो जो पोषक तत्व हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आयु, लिंग, शारीरिक आकार, परिश्रम और जलवायु, ये सभी हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्यता। स्वास्थ्यता, उसके बाद सबसे पहले हम स्वास्थ्य का अर्थ जान लेते हैं एक बार। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि मनुष्य जो स्वास्थ्य है वो मनुष्य की बहुमूल्य निधि है। ठीक है, एक स्वास्थ्य मनुष्य ही अपनी और अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। आप सभी जानते हैं, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप अपना और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा तो आपका मानसिक जो आप मस्तिष्क है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका स्वस्थ रहेगा। और एक स्वास्थ्य मनुष्य ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। ये बात जो पश्चिमी जो विद्वान है अरस्तु, उनके द्वारा कही गई है कि जो एक स्वास्थ्य मनुष्य होता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो ही अपने जीवन का आनंद ले सकता है। आजकल आप सभी जानते हैं हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो मतलब बीमारी भी नहीं यार, आजकल तो आप तनाव ले लो, चाहे तनाव इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक बीमारी से बहुत बड़ा विकराल रूप आज के समय में वो ग्रहण कर चुका है। तो क्या हम सही से अपनी लाइफ को स्पेंड कर जी पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं। अगर हम मानसिक रूप से नहीं ठीक हैं तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ रहना मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट वो है, लक्ष्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है आप सभी के लिए। तो अपने जीवन को, अपने भोजन को, अपने लाइफस्टाइल को, डेली रूटीन को इस तरीके से मॉडिफाई करिए कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी फिज़िकल आपको या कोई मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो उसमें वो हेल्पफुल हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम देखा जाए तो बोला भी गया कि प्रथम सुखी निरोगी काया तंदुरुस्ती हजार नियामत है। मतलब प्रथम जो सुखी जो निरोगी जो काया है उस पर तंदुरुस्ती हजार नियामत है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है एक मनुष्य के लिए। अगर कोई मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तो अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। वो जीवन का तो छोड़िए, आप वो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आपके सामने चाहे 50 प्रकार के व्यंजन रखे हों, चाहे आपके सामने आप किसी भी अच्छे कहीं भी दिखा लीजिए या फिर कोई भी फॉरेन की टिकट क्यों ना रखी हो, आप कहीं नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आप स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, आप उनमें अपने जी पाएंगे, आप लाइफ को जी पाएंगे। तो इसीलिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्यता की। स्वस्थता का मतलब होता है फिटनेस। तो स्वस्थता का अर्थ होता है कि मनुष्य के गुणों और क्षमता। तो स्वस्थता का जो संबंध है वो मनुष्य के उन गुणों से और क्षमताओं से है जो उसे जिनके कारण वह कोई भी कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में समर्थ हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा ना कि आपके अंदर कुछ ऐसे क्षमताएं होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण ना आप कठिन से कठिन कार्य को करने में भी समर्थ होते हैं। ठीक है, और शारीरिक स्वस्थता का मतलब होता है कि व्यक्ति के जो शारीरिक अंग हैं, अंगों की जो कार्य क्षमता है उसको हम शारीरिक स्वस्थता कहते हैं, फिजिकल फिटनेस। आप सभी जानते हैं जितना आप फिजिकली फिट होंगे आप उतना ही आपके जो ऑर्गन्स हैं उतना ही आप किसी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि प्रत्येक समाज का जो नागरिक है वो स्वस्थ रहे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप समाज की उन्नति में वो कर पाएंगे, आप अपने जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कर पाएंगे, आप अपने शारीरिक जो अंग हैं उनसे आप काम ले पाएंगे, अन्यथा तो नहीं ले पाएंगे ना। और यदि कोई व्यक्ति बिना थकावट अनुभव किए अपना दैनिक कार्य करता है तो वह जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है अर्थात उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का गुण विद्यमान है। मतलब यदि कोई व्यक्ति बिना थके या बिना थकावट का अनुभव किए अपने कार्य को, दैनिक कार्य को
करता है तो वो शारीरिक रूप से सुस्वास्थ्य है या फिर उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का गुण जो है वो विद्यमान है। ठीक है, आप सभी मतलब जिनको भी आप अगर हम बात करें यहाँ पे दिव्यांगों की, तो उनको अपने दैनिक कार्यों को करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब तो यह ही है ना कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। तो जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे अपने दैनिक कार्य को आसानी से कर सकते हैं और उनको अपने कार्य जब वो अपने कार्यों को करते हैं, और आप सभी जानते हैं अपने कार्यों को मनुष्य के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो अपने कर्मों को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और समाज में, देश में प्रगति प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को स्वास्थ्य की परिभाषा समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं कुछ पोषक तत्वों की ओर। तो मूल पोषक तत्व हैं जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बृहद पोषक तत्व, बृहद से नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। तो बृहद पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं, बृहद मतलब अधिक मात्रा में, मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्वों को बृहद पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा, जल और रेशे जो हैं वो शामिल हैं। फिर आता है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी आपका जो शरीर है उसको कम आवश्यकता की प्राप्ति होती है, जैसे खनिज, लवण, आयोडीन, लोहा जो तत्व है, लोह तत्व, कैल्शियम तत्व और विटामिन। ये सारे जो तत्व हैं इनको आप जो शरीर है, आपका जो शरीर है उसमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है। उसके बाद है आपका भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी देखा होगा ना, कई लोग बहुत पतले होते हैं, कई लोग बहुत मोटे होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब भोजन संबंधी आपने बीमारियां तो सुनी है, अब हम बात करते हैं फूड रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब कुछ ऐसे विकार हैं जो भोजन से संबंधित हैं। विकार का मतलब एक प्रकार का रोग होता है, आप बस ये समझिए एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एंड वो उस प्रॉब्लम्स का खुद ही उस प्रॉब्लम को एक्चुअली वो क्रिएट करता है, अगर हम एक बोला जाए तो। सबसे पहला भोजन संबंधी विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की यदि हम बात करें तो ये एक खान पान संबंधी विकार है जिसमें एक दुबला पतला जो व्यक्ति होता है, मतलब व्यक्ति बहुत दुबला पतला होता है, किशोर हो सकता है, वो अपने आप को क्या समझता है, मोटा समझता है। अब जब वो अपने आप को मोटा समझता है तो वो पतले होने के लिए ना हर संभव प्रयास करता है। मतलब वो पतला मोटा नहीं है वो, लेकिन इस कंडीशन में आके ना वो अपने आप को ऐसा समझ लेता है कि वो बहुत मोटा है और वो पतले होने के लिए ना बहुत सारे प्रयास करता है। और प्रयास के लिए क्या करता है वो ना, जो खाया पिया जो भी वो चीज़ लेता है उन सबको, मतलब जैसे जो भी वो खाना खा रहा है उसको लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो वो खाना पीना छोड़ देता है, वो एकदम ही छोड़ देता है। बहुत कम ही चीज़ें वो लेगा अपनी डाइट में, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि वो मोटा हो जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, उसका शारीरिक आकार बिगड़ने लगता है, उसको ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर देखी जाए तो 13 से 20 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं बेसिकली उनमें देखी जाती है, और कभी कभी क्या होता है ये पुरुषों में भी प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है, बट मोस्ट ऑफ द अगर हम बात करें तो ये लड़कियों में ही पाई जाती है। पहला विकार है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका दूसरा विकार है बुलीमिया। फिर आपका अगला जो डिसऑर्डर है खाने से संबंधित, दैट इज़ बुलीमिया। बुलीमिया क्या है, बुलीमिया भी एक प्रकार से अगर हम बात करें तो भोजन संबंधी ही विकार है। इसमें जो लोग होते हैं जो इसका शिकार होते हैं वो ज़्यादातर किशोर ही होते हैं, और वो अपने आप को ना दुबला पतला रहने के लिए क्या करते हैं, वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि वो, इसमें भी क्या होता है ना, उनको ये फील होता है कि वो मोटे हो गए हैं तो वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। अब वो क्या करते हैं, मतलब एक और तो वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर जो उनका मन करता है ना, मतलब वो भोजन भी करते हैं, वो बहुत सारा भोजन करते हैं जो उनको चाहिए होता है, जो उनको पसंद है। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं वो लोग, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, मतलब भोजन करने के पश्चात ना वो लोग कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे जो भोजन उन्होंने खाया है वो सारा मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है।
जब ऐसा कुछ होता है तो सारा भोजन बाहर आ जाता है, तो उनको ये संतुष्टि मिलती है कि हमने भोजन खाया है, लेकिन वो अब हमारे बॉडी में नहीं है, यानी कि हम मोटे नहीं होंगे और हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। एक समय के पश्चात ये बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इस प्रकार से बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं आपसे, स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ के जाना है। और इसीलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग फटाफट से समझ के पढ़ के इसको समझ लें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं। अगर आप लोग इस लेक्चर को भी देख लेते हैं तो कल का एग्ज़ाम जो है वो आपका अच्छा ही जाना है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ मैंने वही चैप्टर टॉपिक्स को उठाया है जो आपके पिछले क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। सो प्लीज़ अच्छे से पेपर करना। आपको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।